आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस लेक्चर यानी कि ये लेक्चर जो आप लोगों का है वो 16 नंबर का लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्लास 12 इंटरमीडिएट एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज 3 पॉइंट है उसी में है ना कॉन्सेप्ट जो आप लोगों का आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया या व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ये दो आप लोगों का टॉपिक है। इस लेक्चर में हम लोग यही दोनों टॉपिक को सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। का हलवा मजामा मजाबा। चलिए स्टार्ट किया जाए। बेहद इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर, ठीक है। आप लोगों को देखना है क्योंकि अगर आप लोग इसको नहीं देखेंगे तो फिर सवाल बनाना थोड़ा सा मुश्किल टाइप हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, ये आप लोगों का आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रिया है ना, प्रारंभिक संक्रिया आव्यूह रूपांतरण, तीन प्रकार से हम लोग इसका जो संक्रिया है वो हम लोग लगाते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों का दिया, जैसे आप लोगों का 3/3 है तो इसमें 6 प्रकार हो जाएगा। किसी आव्यूह मतलब कोई वर्ग आव्यूह, ठीक है। किसी आव्यूह यानी कि वर्ग आव्यूह पर 6 प्रकार की संक्रियाएं रूपांतरण किए जाते हैं, जिनमें से 3 पंक्तियों या 3 स्तंभों पर होती है। 3 पंक्ति मतलब 3 रो या 3 कॉलम पे होता है, ठीक है ना। इसको प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण कहते हैं, ठीक है लल्ला, इतना बात समझ में आई। अब सुनिए पहला नंबर का कॉन्सेप्ट इसका है ना। पहला क्या है? किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों पर परस्पर विनिमय। किसी दो पंक्तियों या दो स्तंभों पर परस्पर विनिमय मतलब इसको इंटरचेंज कर दिया जाता है एक दूसरे से। देखिए कैसे, यहां पे जैसे आप लोगों का ये रो है ना, पहला रो दूसरा रो है ना, तो इस पहले रो को दूसरे रो में लाकर डाल दो और इस दूसरे रो को पहले रो पे लेके चले जाओ, या इस पहले रो को तीसरे रो पे लेके चले आओ और तीसरे रो को पहले रो में डाल दो, या दूसरे रो को आप पहले रो में डाल दो और पहले रो को दूसरे रो में, या दूसरे रो को तीसरे रो में डाल दो चाहे तीसरे रो को दूसरे रो में। ऐसे इसको इंटरचेंज किया जाता है। इसको सिंबॉलिकली जो भाषा है ना, यानी कि प्रतीकात्मक रूप जो है उसको आर और ये दोनों तरफ ये चिन्ह लगाते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए सपोज दैट हम R1 को R3 से चेंज कर रहे हैं ना, R1 को R3 से, तो R1 इंटरचेंज है ना, ये R3, ये बाबू R3 ऐसे लिख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि R1 की जगह पे R3 को और R3 की जगह पे R1 को रखना है, ठीक है। बात समझ में आई बाबू? तो ये प्रतीकात्मक रूप है, इसको इंटरचेंज बोला जाता है। देख लीजिए यहाँ पे, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो आप लोगों का दिया है तो समझ सको तो समझो दिलवर जानी। देखो यहाँ आव्यूह मैट्रिक्स में दोनों तरफ तीर वाले निशान को ये जो है इंटरचेंज विथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरचेंज, उसके आगे विथ बोल दीजिए। इंटरचेंज विथ आपस में बदलना, एक मतलब क्या होता है? आपस में बदलना, एक दूसरे से आपस में क्या हो जाता है? बदल जाना। इसको कैसे पढ़ा जाता है? यह निशान दो पंक्ति रो या दो स्तंभों कॉलम को आपस में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बात समझ आई बाबू? कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? तो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा, देखो कैसे, R1 इंटरचेंज विथ R2। कैसे पढ़ा जाएगा? R1 इंटरचेंज विथ R2, ठीक है। पढ़ लोगे पढ़ लोगे। अब सुनिए जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे ये आई हुआ, आई और जे दिया है, इसका मतलब आई की जगह पे 1 2 3 कुछ भी, मतलब पहले रो चाहे दूसरे रो चाहे तीसरे रो। आइए आप लोगों का इसके जगह पे भी कुछ भी, पहला दूसरा तीसरा, जैसे मान लो पहले को आप बदल रहे हो दूसरे से या तो तीसरे को, पहले से बदले या तो दूसरे से या तो तीसरे से, तो पहला R1 और यहाँ पे दूसरा या तीसरा रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि R2 रख दिए, तो R2 को हम बदल रहे हैं किससे? दूसरे तीसरे से या R1 पहले से, ठीक है लल्ला। तो R1 और R2 ही रखेंगे। बात समझ में आई ना? तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, जब थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उस टाइम अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे ये लिखा है कि आईवे तथा जेवे स्तंभों के विनिमय को, जैसे मान लीजिए कि स्तंभ में आप इंटरचेंज विथ कर रहे हो, ठीक है ना, इंटरचेंज विथ। जैसे यहाँ पे हम C2 ले लू लल्ला, C2 इंटरचेंज विथ क्या करेंगे? C3, सपोज दैट ऐसे। तो ये ऐसे हो गया, यानी कि कॉलम में ये C2 को ये C3 से हम लोग क्या कर दिए? इंटरचेंज कर दिए। अभी मैं एक करके दिखाऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है लल्ला। जैसे आप सोच रहे होगे कि सर जी अगर करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो ये अभी तो मैं बता रहा था ना। चलो R1 को R2 से इंटरचेंज विथ कर रहे थे, R1 को R2 से, तो ये R1 है और ये R2 है। तो चलो R2 को -1 रूट में 3 और ये 1 R1 की जगह पर गया और R1 R2 की जगह पे आ जाएगा 1 2 1, और R3 तो चुपचाप ऐसे ही रहेगा 5 6 7, और इसको ऐसे है ना मैट्रिक्स में क्लोज कर देंगे। बात समझ में आई बाबू? बोलो किसी को कोई दिक्कत?
नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये हो गया, ठीक है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं बाबू, ये कॉलम में चेंज करके, किससे, कॉलम में चेंज करके दिखाऊं, कॉलम को चेंज करके, देखोगे, बोलो। बिल्कुल सर, देखेंगे, देखेंगे सर, सर देखेंगे, चलो बाबू दिखाते हैं। देखो, ध्यान देना, देखोगे तो ध्यान दोगे ना, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना। देखो बाबू, C2 C3 यानी कि C2 और C3, यही है C2 C3, तो हम कॉलम में चेंज करेंगे तो ये C1 तो आपका ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, है ना, ऐसे ही रहेगा, -1 5, और ये बाबू 1 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा, क्या लिख रहा हूं भाई, ये C2 के जगह पे C3 आ जाएगा, तो C3 लिखिए, 1 1 7, और ये C3 के जगह पे चला जाएगा, 2 √3, और ये 6। बात समझ में आई, बताओ, समझ में आया? ऐसे ऐसे किसी को भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, बात समझ में आई ना बाबू? किसी को, देखो यहाँ पे चेंज किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे R1 R2 को चेंज कर दिया, यानी कि ये R1 यहाँ पे चला गया होगा, सॉरी, ये R1 यहाँ पे चला होगा, और ये R2 यहाँ पे चला गया होगा, देखो लो यहाँ पे, ध्यान से देखोगे तो नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब आप लोगों को दूसरा इसका जो कॉन्सेप्ट है वो देखना है, दूसरा कॉन्सेप्ट। ये पहला कॉन्सेप्ट बहुत मतलब सरल है, बस इंटरचेंज कर देना है एक दूसरे से, इंटरचेंज जब चेंज ये क्यों किया जाता है, सवाल को लगाते वक्त करते हैं हम लोग, जब सवाल लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका आखिर चेंज कैसे किया जाएगा, कब कैसे चेंज होता है, ठीक है। बाकी बस आप चेंज करने का ढंग सीख लो, कैसे कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है ना लल्ला, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, नेक्स्ट 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 कंसेप्ट, ये नेक्स्ट कंसेप्ट दूसरा है, इसमें तीन कंसेप्ट है ना, इस संक्रिया में तीन ही ऑपरेशन है, ठीक है, तीन ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन हम लोग देख लिए, अब दूसरा ऑपरेशन करने चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, ये जो ऑपरेशन आप लोगों का संक्रिया है, कह रहा है कि किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्यतर संख्या से गुणा करना, एक शून्यतर संख्या, शून्यतर मतलब शून्य को छोड़कर, जीरो को छोड़ के हम किसी भी वैल्यू से, किसी भी अंक से हम गुना कर सकते हैं, दुनिया का क्यों अंक ले लो, बस शून्य नहीं रहना चाहिए। आप किसी आव्यूह को, है ना, किसी आव्यूह को, बात समझिएगा, किसी आव्यूह को मतलब हाँ, किसी आव्यूह को या तो R1 में, या तो R2 में, चाहे R3 में, चाहे C1 में, चाहे C2 में, चाहे C3 में आप गुना कर सकते हो, सिर्फ जीरो नहीं रहना चाहिए। तो वही यहाँ पे कहा है, किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को एक शून्यतर संख्या से गुणन करना, शून्यतर मतलब शून्य को छोड़कर। तो प्रतीकात्मक रूप में आई हुई पंक्ति प्रत्येक अवयव के जो है नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, से गुणा करने को क्या कहते हैं बाबू? देखो, जैसे ये कहा है कि RI, है ना, RI, अच्छा इस तीर को क्या बोलते हैं लल्ला, इसको क्या बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं बाबू? देखो ध्यान से, इसको हम लोग बोलते हैं, दो बोलते हैं, इसका नाम दो होता है, ठीक है ना, इस ऑपरेशन का नाम दो है, एक तो ट्रांसफॉर्म्स टू, एक तो ट्रांसफॉर्म्स टू, और एक बिकम्स, क्या बोलते हैं, एक बिकम्स, एक ट्रांसफॉर्म्स टू, ठीक है। शॉर्ट में अगर बोलना चाहोगे तो बिकम्स टू बोल दोगे। अच्छा, ट्रांसफॉर्म्स टू का मतलब होता है में बदल जाता है, और बिकम्स का मतलब बन जाता है, वही बात हुआ, ये इसमें बदल जाएगा या चाहे वो बन जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? बोलो, तो आप दोनों बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो बाबू? दोनों ही नाम इसका आप बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग देखो ध्यान से, ये हम लोग जो ट्रांसफॉर्म्स टू लिखे हैं, में बदल जाता है, और चाहिए आप लोगों का एक बिकम्स, ये आप दोनों आप इसको बोल सकते हो। तो चलो हम आपको बोल के दिखाते हैं कैसे इसको बोला जाएगा। जैसे 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 ये दूसरा पेज आ गया, ये इधर है ना, यहां पे जरा देखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे सी आई बिकम्स KCI, ठीक है, KCI, या चाहे RI, ये आर, बाबू सुनो एक चीज और, देखो यहाँ पे लिख दिए हैं, तो अब आपको मैं सिखा दूं इसको भी। अगर मैं R लूंगा तो R ही रहेगा इधर, और इधर C लूंगा तो C ही रहेगा इधर, ठीक है ना।
बात समझ में आई? ये सी है तो यहाँ पे भी सी रहेगा, यहाँ पे आर है तो यहाँ पे भी आर ही रहना चाहिए। अगर रो है तो रो ही, अगर कॉलम है तो कॉलम ही, ठीक है? बात समझ में? ये नहीं कि रो इधर ले लो उधर कॉलम ले लो, ऐसा नहीं होता है। रो तो रो या चाहे कॉलम तो कॉलम, ठीक? चलो, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सी आई बिकम्स के सी आई, है ना? सी आई बिकम्स के सी आई। बात समझ आई? बोलो बोलो, बात समझ में आई ना? या चाहे ट्रांसफॉर्म्स टू, इसको बोलोगे सी आई ट्रांसफॉर्म्स टू के सी आई, बोल लोगे? दोनों में से कोई बोल दीजिएगा, दोनों में से कोई बोल दीजिएगा, ट्रांसफॉर्म्स टू या बिकम्स, ठीक? चलिए, अब आप लोगों को आ गया होगा, आगे होगा तो अच्छी बात है। यहां पे अब देखना ध्यान से, ये आप लोगों का एक मैट्रिक्स है ना? जैसे 1 है, 2 है, 1 है, -1 है, और अंडर रूट में 3 है, और ये 1 है, ठीक है बाबू? ऐसा है। अब इसको हम लोग बाबू क्या कर रहे हैं, इसको अब हम लोग C3 देखो यही करने जा रहा हूं, C3 बिकम्स या ट्रांसफॉर्म टू 1/7 C3। इसका मतलब यह हुआ कि C3 ये C3 है, यही C3 है ना? तो देखो 1 2, और C3 में क्या करेंगे, C3 में 1/7, तो 1/7 मल्टीप्लाई 1, और ये बाबू -1 रूट में 3 1/2, अरे सॉरी 1/3, 1/3 नहीं 1/7 है, 1/7 1/7 मल्टीप्लाई ये 1। अब ये हो जाएगा आपका ऐसा, कैसा हो जाएगा, 1 2 1/7 -1 रूट में 3 1/7, ऐसा ये हो जाएगा। देखो यहाँ पे हुआ है, देख लो ध्यान से, बात समझ में आई ना? तो इसी प्रकार से इसको चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है लल्ला? अब हम लोग तीसरे पे चलेंगे, इसको मैं मिटा दूं, रफ कर दूं, ध्यान देना। अब हम लोग तीसरे पे चलेंगे, तीसरे पे, तीसरा क्या है आप लोगों को, ये मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरा वाला, ठीक है? तीसरा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है तीसरा वाला, ध्यान दीजिएगा, अगर ये समझ में आ गया तो आप जग जीत लिए, समझ जाओ। कह रहा है कि किसी पंक्ति अथवा स्तंभ, माने या तो पंक्ति या तो स्तंभ, जैसे वो भी था पंक्ति या तो स्तंभ, ये भी है पंक्ति या तो स्तंभ, जितना अभी मैं दो बताया हूं ये या तो पंक्ति में या तो स्तंभ, दोनों में लागू कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? किसमें, दोनों में, या तो पंक्ति में या तो स्तंभ में, किसी भी पंक्ति या तो किसी भी स्तंभ में। यहाँ पे भी किसी भी पंक्ति या तो किसी भी स्तंभ में आप लागू कर सकते हो, ठीक है? ये क्या कह रहा है, ये किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव में किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्यतर संख्या से गुणा करके जोड़ना या घटाना, ठीक है? आप जोड़ भी सकते हो और घटा भी सकते हो, मतलब किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ में, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में, किसी भी पंक्ति या स्तंभ में किसी शून्यतर संख्या से, मतलब शून्य को छोड़ के किसी भी वैल्यू से उसमें गुना करके और उस पंक्ति में ले जाके या तो आप जोड़ सकते हो या तो आप घटा सकते हो, ठीक है? बात समझ में आई? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे लल्ला ये आप लोगों को एक दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, C इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 2 2 -1, यही है ना? ये आपके बुक में का ही है, ठीक है? इधर उधर का नहीं है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसके C1 में चेंज करना चाहता हूं, देखो C1 में या चाहे C2 में, जो 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 चेंज करना चाहोगे C1 में, तो C1 में मैं चेंज कर दिया, ठीक है? तो C1 प्लस चाहे माइनस जो लिखना होगा लिख सकते हैं, जैसा मुझे चाहिए, मैं अपने अकॉर्डिंग, मुझे मान लो यहाँ पे 0 चाहिए तो मैं ऐसा काम करूंगा कि ये 0 बन जाए, तो जो करने में हो जाए, ठीक है? तो चलिए देखिए C1 प्लस, अब मैं इसको किसी भी वैल्यू से, मान लो कि इसको 0 हमको चाहिए, है ना? तो 0 हमको चाहिए, तो लल्ला इसमें में भी, इसमें C2 मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 2C1, है ना? और ये प्लस चाहे माइनस C2 ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है? चाहे मुझे इसको मान लो कि 4 बनाना है, चाहे इसको मान लो कि मुझे क्या बनाना है, इसे मुझे सपोज दैट मान लो कि 5 बनाना है, ठीक है? चलिए, तो 5 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, 2C1 नहीं, 2C1 नहीं लल्ला, ये गड़बड़ा जा रहा है। C1 में चेंज करेंगे, तो C1 में चेंजिंग करेंगे तो मान लीजिए कि यहाँ पे इसमें मैं 2, हाँ चलो ये 2C2 कर दूं, ठीक है? तो ये 0 बन सकता है, देखिए कैसे अब, हाँ इसको मैं लिखूंगा C बराबर बाबू
देखो कैसे, ये तो हमको जो चेंजिंग करना है वो किस में चेंजिंग करना है, C1 में। देखो ध्यान से, ये C1 ट्रांसफॉर्म टू, ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म टू या C1 बिकॉम्स, ये C1, तो C1 नहीं हो के, चलो ठीक है। अब मैं C1, तो C1 ये है, तो C1 जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, तो ये 1 है तो ये 1 रहेगा, ठीक है, और प्लस है तो प्लस हो गया, और 2 है तो 2 हो गया। और C2 क्या है बाबू यहाँ का 2, तो गुना हो जाएगा 2, तो ये बाबू आपका हो जाएगा 1 प्लस 2 दूना के 4, 4 1 5, तो ये हो गया आपका 5। और इसको देखो ये क्या होगा C1 में, ये भी तो C1 का है, तो ये 2 और ये प्लस, देखो ये C1 के जगह पे 2 और ये प्लस, ये -1, और 1 में गुना हो जाएगा, 1 में C2 है -1 है, -1 में गुना हो जाएगा 2 का, तो -2, -2 बाबू क्या हो जाएगा, भैया क्या बैठ गया रे, चलिए, ये आपका कहाँ तक गया है, चलिए ठीक है, मिट गया ना, ये 5 आया था, यहाँ पे 5 हो गया था, ये 5 हो गया था, ठीक है। अब देखिए ये 2 है, 2 है प्लस, मतलब C1 आपका क्या है, ये 2, और ये प्लस, ये 2 का गुना हो जाएगा लल्ला C2 से, C2 क्या है -2, ध्यान दीजिएगा -2, तो ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 2 दूना की 4, 4, ये 1 है ना, क्या लिख रहा हूँ यार, कहाँ दिमाग है मेरा, ये 1 है, तो ये हो जाएगा बाबू आपका -2, और ये 2, -2 0, तो ये हो गया आपका 0, और आपका ये ऐसे ही उतर जाएगा 2 -1। तो इस प्रकार से ये चेंज हो रहा है, बात समझ में आई, देखे कैसे चेंज हुआ है, देखो ध्यान से, ये C1 है, तो C1 के जगह पे मैं मान लो कि C1 में चेंजिंग करने जा रहा हूँ, यही C1 है ना, तो C1 में चेंजिंग होगा। C1 में चेंजिंग कैसे होगा, देखो C1 और ये 2C2, ये 2C2 के साथ जुड़ जाएगा, तो इसको मैं चेंज करूंगा, तो C1 के जगह पे 1, और ये प्लस, और 2 का गुना हो जाएगा इस C2 है, ये 2 में, तो 2 दूना के 4, और 4 1 5, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2, C1 के जगह पे 2, और ये प्लस, ये 2, और -1 में 2 का गुना होगा, तो -2, तो 2 -2 माइनस प्लस 2 0, और ये C2 में कोई चेंजिंग नहीं, C2 ऐसे ही उतर जाएगा। इसी प्रकार से इसको लिखा जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से R में भी चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे मान लो कि मुझे R2 में चेंजिंग करना है, किसमें चेंज करना है बाबू, R2 में, तो मैं लिखूंगा। अब देखिए एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, सवाल लगाते वक्त बाबू ध्यान दीजिएगा, सवाल लगाते वक्त सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं, सवाल लगाते वक्त या तो आप सिर्फ रो में चेंजिंग करोगे, या तो सिर्फ आप कॉलम में, अगर मान लो कॉलम को लेकर चल रहे हो तो सिर्फ कॉलम में ही करेंगे हम संक्रियाएं, या तो आप रो को लेकर चल रहे हो तो सिर्फ रो को ही लेकर चलना है, रो में ही संक्रिया, ये नहीं कि एक बार कॉलम पकड़ लिए, एक बार रो पकड़ लिए, एक बार रो पकड़ लिए, एक बार कॉलम पकड़ लिए, ठीक है। मैं अब इसको मिटा रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मुझे मान लो कि सवाल को सॉल्व करना है कॉलम के हिसाब, रो के हिसाब से, तो मुझे R2 या चाहे R1 किसी में भी चेंजिंग करना रहेगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा, R2 R2 बिकम्स R2 ये R2 ही लिख दे रहा हूं, है ना, कि R2 में चेंजिंग हो जा रहा है, R2 में R2 के साथ मैं घटा रहा हूं किसको, 2 का गुना करके R1 से, ऐसे, तो R2 देखो R1 जैसे रहेगा वैसे ही रह जाएगा, R2 बस चेंजिंग होगा इसके अकॉर्डिंग, है ना। R2 में मैं 2 R1 का गुना करके, इसमें R1 का, R1 में 2 का गुना करके R2 से घटा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो आने वाला रहेगा वो आ जाएगा। बात समझ में आई ना, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यही यहाँ पे बता रहा है, दे रहा है यहाँ पे। अब आई जो लिखा है, ये आई की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे जे की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मान लो ये 2 दे दिए, तो ये 2 ही रहेगा, ठीक है। बात समझ में आई ना, ये 2 है तो ये 2 ही, माने C2 तो ये C2 ले लेंगे, और यहाँ ये कुछ भी, ठीक है, के मतलब 0 को छोड़ के कुछ भी, और जे या तो मान लीजिए कि कॉलम 3 को रहेगा, तो यहाँ पे C3 या तो चाहे C2, ठीक है, अरे C1, ठीक है, कोई मतलब या तो C3 ले लिया चाहे C1 ले लीजिए, ठीक है ना, ऐसे। या आप R1 के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हैं, तो R2, तो देखो यहाँ पे R2 ये चाहे माइनस चाहे प्लस कुछ भी, -2R1 3R1 3R2 3R3 कुछ भी, जैसे 3 कॉलम रहेगा, तो ये समझ में आ गया होगा, ठीक है लल्ला। इसी को यहाँ पे भाषाई रूप में लिखा हुआ है, और बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है,
है ना, बहुत गर्मी है भाई, बहुत ज्यादा कर्कश गर्मी हो रहा है। ठीक है, देखिए अब ध्यान से, एसी तो लगा नहीं है। यदि किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी शून्यतर संख्या से गुणा करके जोड़ना, ये किसी शून्यतर संख्या से गुणा करके जोड़ना मतलब इसी चीज को यहाँ पे लिख रहा है ना। कह रहा है प्रतीकात्मक रूप में आईवी पंक्ति या अवयवों में जेवी पंक्ति के संगत अवयवों को के से गुणा करके जोड़ने को, है ना, आर आई, ये आप ऐसे लिख सकते हो इसको बिकम्स, है ना, या इसको बिकम्स ना लिखकर आप चाहोगे तो इसको बिकम्स ना बोल के आप क्या बोल सकते हो, ट्रांसफॉर्म्स टू। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पूरा बेकायदे लिखा हुआ है और दिया हुआ है, कौन सा देख लो यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म्स टू या बिकम्स। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, इस चिन्ह को हम लोग बोलते हैं इंटरचेंज विथ। ठीक है, चलिए समझ आ रहा होगा। हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों का यही चीज यहाँ पे लिखा है, से निरूपित करते हैं संगत प्रारंभिक संक्रिया को, इसको संक्रिया बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, संक्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलोगे तो क्या बोलोगे संक्रिया को, बताओ, ऑपरेशन। ठीक है, तो ये ऑपरेशन है, से निरूपित करते हैं, इसी प्रकार ये निरूपित किया जाता है। ये उदाहरण ये था, इसी का एक उदाहरण लेकर यहाँ पे सिखा दिया गया, समझा दिया गया। अब नेक्स्ट चलते हैं बाबू, नेक्स्ट पेज ये है आप लोगों का। ठीक है, इसके बाद क्या है आप लोगों का, इसके बाद ये पेज है। ठीक, चलिए, तो आज हम लोग इसका कॉन्सेप्ट जो भी है उसको पढ़ के खत्म कर देंगे। इसी में आपको मैं सिखा दूंगा। बहुत ज्यादा गर्मी है, पढ़ाने का मूड नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत मतलब आज 9 10 11 12 दिन हो चुका है। ठीक है, आप लोगों का क्लास लिए हुए, तो आज जबरदस्ती ले रहे हैं, समझ जाइए कि क्योंकि लेना भी जरूरी है। अभी तक इसको खत्म भी कर दिए होते, लेकिन किसी कारणवश मैं फंस गया था काम में। अब आप लोगों का रेगुलर क्लास रहेगा। कह रहा है यदि ए कोटि, है ना, परिभाषा 6 है, यदि ए कोटि एम का एक वर्ग आव्यूह है और यदि एक अन्य वर्ग आव्यूह की वास्तविक इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो बी को आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं, या चाहे ए को बी का व्युत्क्रम आव्यूह बोलेंगे। ठीक है, देखो, अगर बी ए करो चाहे ए बी करो, बी ए करो चाहे ए बी करो चाहे बी ए करो, और ये आई के बराबर हो जाए, मतलब अगर कोई आपको एक मैट्रिक्स दिया हो ए और एक कोई मैट्रिक्स दिया हो बी, और इन दोनों का आपस में क्या कर दो लल्ला, मल्टीप्लाई, चाहे ए से बी में करो और चाहे बी से ए में करो। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर हो के आई के बराबर है, ठीक है, बात समझ में आई ना, तो ये क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय कहलाता है। किसका, किसका व्युत्क्रमणीय, ए बी का व्युत्क्रमणीय है चाहे बी ए का व्युत्क्रमणीय है। ठीक है ना, इसको ऐसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, इसको ए बराबर बी इनवर्स, अच्छा है बी बराबर ए इनवर्स, ऐसे इसको लिखा जाएगा। ठीक है, यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। तो कह रहा है तो बी को आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह कहते हैं और इसे ए इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। ऐसी दशा में आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय कहलाता है। ऐसी दशा में आव्यूह ए क्या कहलाता है, व्युत्क्रमणीय कहलाता है। जैसे यहाँ आव्यूह बी व्युत्क्रमणीय किसका, ए का, है ना, और ए व्युत्क्रमणीय किसका, ए बी का। ये जो रहे ऐसे, तो ये दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हो, ए बी का है बी ए का है। ठीक ठीक ठीक, चलो, अब जैसे ये आप लोगों का दो दिया हुआ है, इन दोनों को आप गुना करके देख सकते हो, ये आई के बराबर है, आई के बराबर है ना, तो इसको बी, अतः बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है, अच्छा है ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम है। ऐसे दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, यहाँ बी की जगह पे ए रख दीजिए, ए की जगह पे बी रख दीजिए, दोनों ही बात सत्य है। ठीक है, समझ में आया ना, हाँ दोनों ही सत्य है। ठीक है, अब सुनिए, देखिए दूसरे शब्दों में बी, देखो यहाँ पे लिखा भी है, दूसरे शब्दों में बी बराबर ए इनवर्स तथा ए बी का व्युत्क्रम अर्थात ए बराबर बी इनवर्स। देखो यही चीज यहाँ पे भी है और यही चीज यहाँ पे, दोनों सेम है, बात बराबर है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। क्या होते हैं बाबू इस दशा में, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, इतना समझ में आया ना। चलो अब सुनो ध्यान से देखना, ये टिप्पणी कह रहा है कि किसी आयताकार रेक्टेंगल आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह नहीं होता है ना। आयताकार रेक्टेंगल मतलब वर्ग आव्यूह होना चाहिए, तभी व्युत्क्रम निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। वर्ग आव्यूह का मतलब 2x2 रहे या 3x3 रहे या 4x4 रहे, ऐसे। ठीक है, 2x3, 3x4, 2x3, 1x2, ऐसे नहीं रहना चाहिए, सेम सेम, यानी कि जो इसकी कोटि होती है m और n, है ना, ये m और n दोनों m और n बराबर रहना चाहिए कोटि। ठीक है, ऑर्डर जो दोनों है वो दोनों ही ऑर्डर, ऑर्डर इसका सेम होना चाहिए m और n।
तब व्युत्क्रम निकलता है। यही बात यहाँ पे बोला है, ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह होते हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है तो ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम होता है। मतलब वही चीज जो मैं ऊपर समझा रहा हूँ यहाँ पे नीचे लिखा भी है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी, बात समझ में आ रही है बाबू? बिल्कुल आ रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रहा होगा, देख लो ध्यान से। ठीक, ये जो मैं ऊपर समझा रहा था वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं? यदि बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है तो ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम होगा। देखो, यदि बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है, यदि बी आव्यूह ए का बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है तो इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है। ठीक है, बात समझ में आई ना? हाँ बिल्कुल। अब नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज है ना, यही हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो एग्जाम्पल ये सब है ना, ये जो एग्जाम्पल है 23, 24, 25 जो भी है, ये हम लोग एग्जाम्पल कल के सेशन में देखेंगे। मतलब आज बहुत ज्यादा गर्मी है लल्ला, किसी तरह मतलब समझ जाओ कि एकदम हालत खराब है तुम लोगों को पढ़ाने में। देखो अभी मतलब पसीना पोछा है ना, अब पसीने आ गए थे, देख रहे हो? देखो पसीना, देखो देखो ये कैसे गिर रहा है ना, पसीना ऐसे निकल रहा है, किधर से नारी बना के निकल रहा है पता नहीं चल रहा, इतना ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी भाई। ठीक, चलो यहाँ पे देखो बाबू क्या कह रहा है, व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता है ना, व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता। कह रहा है यूनिक्नेस ऑफ इनवर्स, कह रहा है कि किसी वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह यदि उसका अस्तित्व है तो अद्वितीय है, अद्वितीय होता है। मान लीजिए कि ये एक वर्ग आव्यूह है, अब कोटि m एक वर्ग आव्यूह है, यदि संभव हो तो मान लीजिए कि बी सी आव्यूह ए के व्युत्क्रम आव्यूह है। अब हम दिखाएंगे कि b बराबर c है। ठीक है, क्योंकि आव्यूह a का व्युत्क्रम b है, तो इसको ऐसे दिखाया जाता है। बात समझ आई ना? और यह चाहे AC रहे तो इसको ऐसे दर्शा दिया जाएगा। ठीक है लल्ला, बात समझ आई? अब सुनो, देखो जैसे b बराबर BI लिखा है, ध्यान से देखना है, ए बी या चाहे बी ए, अभी पीछे बताया हूं ए बी चाहे बी ए किसके बराबर? आई के बराबर। अब ए के साथ सी ले लिया तो ऐसे ही ए सी या चाहे सी ए बराबर आई। दोनों बात समझ में आ रहा होगा? देखो ये पीछे समझ में आया ना, चाहे ए बी का आव्यूह ए बी हो, ए बी का आपस में गुना करो चाहे बी ए का आपस में गुना करो, ये आई के बराबर हो जाएगा। अब ए और सी दो आव्यूह है तो इसको ए सी का आपस में गुना करो चाहे सी ए का आपस में गुना करो, ये आई के बराबर होगा। ठीक, अब सुना देखना, बी बराबर हम बी आई लिख सकते हैं बिल्कुल। बी में आई का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करूं तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पहले ही बता दिया गया है, पीछे ही बता दिया गया है ना, मैट्रिक्सों में जो पढ़ रहा होगा शुरू से उसको पता है। ठीक है लल्ला, इसमें कोई फर्क नहीं होता, किसी भी मैट्रिक्स में तुम आई का मल्टीप्लाई कर दोगे, दुनिया का क्यों मैट्रिक्स में आई का मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, आई वन के जैसे व्यवहार करता है। ठीक है, ठीक है, अब सुनिए ध्यान से देखिए, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? देखो बी बराबर ये बी ए सी, अब सुनना देखना, आई की जगह पे मैं ए सी लिख सकता हूं, आई की जगह पे मैं ए सी, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो आई की जगह पे मैं ए सी लिख दिया। अब ये ब्रैकेट को हटा के मैं बी ए कर दूंगा, देखो बी ए कर दिया, सी अकेला हो गया। ठीक है, अब सुनना ध्यान से देखना, ये बी ए बराबर, देखो यहाँ पे बी ए बराबर क्या आई है, तो बी ए की जगह पे मैं आई लिख दिया तो सी, ये अरे आई सी हो गया। और हम बताएं अभी कि मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में आप आई का मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सी ही है, यानी कि सी, यानी कि बी बराबर सी। देख लिए, बी बराबर सी आ गया, बताओ बी बराबर सी आ गया, बोलो बी बराबर सी आ गया लल्ला? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगला कह रहे यदि ए तथा बी समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो, सुनो, अगर समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हो तो, यानी कि अगर ए और बी आप लिखे हो इनवर्स है, समान कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, तो जब इसको आप खोलोगे तो बी पहले लिखा जाएगा, बी इनवर्स और ए बाद में लिखा जाएगा, ऐसे ये खुलता है, न कि ये ऐसे खुलता है, ये ऐसे नहीं खुलता है। कैसे? ए इनवर्स बी इनवर्स ऐसे नहीं खुलेगा, है ना, ये गलत है, ऐसे रॉन्ग है, ये ऐसे खुलता है। ठीक है, अब ऐसे प्रूफ भी करना है इसको, देखो कैसे होता है, या तो आप इसको याद कर लो, या तो इसको याद कर लो, है ना, और यही आपका मतलब यूज भी है। ठीक है, आगे यही यूज भी है, ये इतना ये सारा यूज नहीं है, बस इसी को आपको ध्यान रखना है कि ए बी खुलेगा तो बी पहले लिखेंगे ए बाद में लिखेंगे, दोनों पे इनवर्स है तो इनवर्स आप डाल दोगे। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। इसी चीज को यहाँ पे ये प्रूफ किया है, देखो यहाँ
ठीक है, कि ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इसको कैसे प्रूव किया मैं यहीं पे समझा रहा हूं, आप लोग यहीं पे देख लीजिए। ठीक है, यहीं पे ये लिखा हुआ है आपके बुक में, ये सारा चीज दिया हुआ है, मैं अलग से क्या आपको समझाऊं बताए, बुकों में खुद ही ये ऑलरेडी दिया हुआ है, आप बुक खोलोगे तो ये खुद ही ऑलरेडी दिया है आपको बुक में। देखो इसको कैसे कैसे किया है, अब सुनना ध्यान से लल्ला, समझो इस चीज को। जैसे ए बी है ना, ए बी आपका एक आव्यूह है, ठीक। अब इस ए बी का व्युत्क्रम को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आई ही आता है। ठीक है, क्या आता है, आई ही आता है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। जैसे अगर ए कोई आव्यूह है, इसका कोई व्युत्क्रमणीय निकाल लो, आव्यूह इसका व्युत्क्रमणीय निकाल लो, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये किसके बराबर होगा बाबू, आई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, आई के बराबर होगा। तुम देख लेना करके, देख लेना बाबू करके, ये सब आता है कि नहीं, ये तो हमको पता है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी है, नहीं तो आपको दिखाइए देते, आप लोग देख लेना, अगर पीछे से आप पढ़ते आ रहे होगे तो पक्का है कि देख लोगे, सारी चीजें बता दी गई है ना। अब सुनो, जो भाई 16वां ही लेक्चर है, ठीक है, ये 16वां लेक्चर है। अब 16 लेक्चर के पहले बहुत खतरनाक तरीके से पढ़ाया गया है। आज तो गर्मी है तो मैं नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो एक एक डेढ़ घंटा का उधर वीडियो एक एक लेक्चर का पढ़ा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया गया, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे अब सुनो लल्ला, देखो ध्यान से, ए इनवर्स, इसको कैसे, ए इनवर्स का दोनों पक्षों में सर्व गुणन करने पर, तो इस पक्ष में भी ए इनवर्स का गुणा करेंगे, इधर भी ए इनवर्स का गुणा करेंगे, तो आई में ए इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा, आई का इसमें गुणा होगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो क्या करेंगे हम लोग, अब इसको ब्रैकेट खोले और इन दोनों को एक साथ कर दिया, अब बी को अकेला कर दिए, और यहाँ पे ए बी इनवर्स छोड़ दिए, ये ए इनवर्स है ये, और आई बराबर देखना यहाँ पे, ये सॉरी आई बराबर कर रहे हैं, यहाँ पे इसका आई का मल्टीप्लाई होगा, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये आई का मल्टीप्लाई होगा, ए इनवर्स ही है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि ए इनवर्स में आई का मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स ही होगा, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये बताया है कि वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ए इनवर्स हो गया। इतना चीज समझ में आया ना। अब सुनना ध्यान से, समझना इस चीज को। अब यहाँ पे लल्ला ए इनवर्स आई बी जो लिखा गया है, देखना ध्यान से, ए इनवर्स और ये ए, इन दोनों का आपस में गुना होगा तो आई के बराबर। अभी बताया हूं, आपस में जब किसी आव्यूह का व्युत्क्रमणीय से मल्टीप्लाई किया जाता है तो आई के बराबर आता है ना, तो ये आई के बराबर हो गया, तो आई बी हो गया, और ये ए बी इनवर्स है ये, और यहाँ पे ए इनवर्स है ये। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, आई में बी में आई का मल्टीप्लाई होगा, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, अभी मैं बताते आ रहा हूं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो बी ही हो जाएगा, और ये ए बी इनवर्स है, ए बी इनवर्स हो गया, आई ए इनवर्स है ये। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान ये देना है, अब दोनों तरफ हम लोगों को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, बी इनवर्स से बाएं और दाएं पक्ष में गुना कर देना है। बी इनवर्स से गुना हो गया, अब बी इनवर्स से गुना हो गया लल्ला, तो ये बी है ये है, और ये ए बी ऐसे ऐसे जैसे। अब यहाँ पे देखिए, अब इन दोनों को आपस में गुना होगा, है ना, बी इनवर्स बी का, तो ये आई के बराबर होगा। अभी मैं बता रहा हूं, है ना, कि किसी आव्यूह के किसी व्युत्क्रम उसी आव्यूह के व्युत्क्रम से आपस में मल्टीप्लाई होगा तो आई के बराबर होता है, तो ये आई के बराबर हो गया। अब आई के बराबर हो गया, ये ए बी इनवर्स आपका ये, और यहाँ पे आप लोगों का ये जैसे है वैसे है ये। ठीक है, अब देखो इस आई का मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए बी इनवर्स ये खुला आपका कैसा हो गया, ऐसा हो गया जैसा यहाँ पे दिया था। हो गया कि नहीं, बताओ, समझ में आ गया, समझ में आ गया। कुछ नहीं है रे लल्ला, जो मैं समझाया हूँ एक बार पीछे से रिवर्स ईयर लगा के देखोगे तो सब समझ में आएगा। आपको नहीं समझ में आएगा तो आपको कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान देना, इसको बस आप रट लो कि खोलेंगे, ऐसे ए बी दिया रहेगा, इसको खोलेंगे बाबू, इसको खोलेंगे तो बी पहले ए बाद में, और इनवर्स 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 डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, अब सुनो, देखो इधर, ये इधर और कुछ है नहीं, है ना, आप लोग इसको पढ़िए, मैं इसको बता दे रहा हूं, आप पढ़ते रहिएगा, देखते रहिएगा। ठीक है, देखो इसमें जो है आप लोगों का है, ये कह रहा है कि मान लीजिए कि एक्स ए तथा बी समान कोटि के आव्यूह हैं, तो एक्स बराबर ए बी, है ना, एक्स बराबर ए बी लिखा जाएगा। आव्यूह समीकरण एक्स बराबर ए बी पर प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करने के लिए हम इन पंक्तियों को संक्रियाओं के बाएं पक्ष से एक्स तथा दाएं पक्ष में प्रथम आव्यूह ए पर एक साथ प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये बस वैसे ही दिया हुआ है, इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है ना, रोल इसका निभाना है, इसको देखना है। देखो मैं दिखा रहा हूं, आपका रोल जो है ना, इसी के निष्कर्ष से यहाँ पे जो आया है ये निष्कर्ष, ये आप लोगों का है। जैसे ए बराबर आई ए आई आपका नाम सुना है, ए आई का नाम सुने हो ना, तो ए आई में पलट देना, आई पहले लिख देना। अच्छा आप इसको ऐसे भी, ए बराबर
ए आई भी लिख सकते हो, या चाहे ऐसे लिख सकते हो, दोनों को लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एक पैसा का फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों को ऐसे लिख सकते हो। लेकिन आपके बुकी भाषा में ऐसे ही लिखा हुआ है, तो तुम अगर बुकी भाषा से लिखना चाहते हो तो बस एआई को पलट देना, है ना, एआई जानते हो, नाम सुने ही हो, एआई नाम चल ही रहा है ट्रेंड में, तो एआई को पलट देना, काम हो जाएगा बस। आइए लिख दोगे एआई को पलट के, आइए। अब सुनो देखो, ये ए आपका मैट्रिक्स दिया रहेगा और ये आई मैट्रिक्स आपको मालूम है, जितना बाई जितना का ए दिया रहेगा, जैसे मान लो 3/3 का दिया है ना, मान लो 3/3 का आपको दिया हुआ है, और आई अब 3/3 लिखोगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे लिख दोगे, बोलो, ऐसे लिख दोगे ना? हाँ सर लिख देंगे। अब ये आई हो गया आपका, अब ये आई हो गया, गुना में ए, गुना में ए। अब सुनो देखो, कुछ नहीं करना रहता है, इसको ऐसे बना देना है, ये जैसा आई दिख रहा है ना, ऐसे ही इसको आई के रूप में ऐसा ही इसको बना देना, और इसको बनाते वक्त अब ये जो बन जाए, ठीक है, ये अब जो बन जाए वही आता है ए इनवर्स के बराबर, ठीक, वही आता है आपका ए इनवर्स के बराबर। तो ए बराबर आई ए, पर तब हम करते रहते हैं, तब तक हम करते रहते हैं जब तक कि आई बराबर बी ए नहीं मिल जाता है, ठीक है, आई बराबर बी ए नहीं मिल जाता है, मतलब अब सुनो देखो ध्यान से, ये आई हो जाएगा तो यही आई लिख दिया है, ये आई के रूप में, तब जब तक इस पे संक्रिया, जो अभी पीछे संक्रिया 3 पढ़े हो, वो संक्रियाएं तब तक इस पे अप्लाई करते रहते हैं, तब तक अप्लाई करते रहते हैं जब तक कि ये ऐसा न बन जाए, आई के जैसे जब तक कि न बन जाए, ठीक है, तब तक हम लोग अप्लाई करते रहते हैं, बात समझ में आई बाबू? और संक्रिया अप्लाई कर करके हमको इसको आई के रूप में बना देना रहता है, और जब इधर संक्रिया लगाओगे तो इधर भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पक्षों में लगेगा, तो ये भी चेंज होगा, ये भी साथ में चेंज होगा, ये चेंज करते 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 आई के रूप में नजर आने लगेगा, और ये चेंज करते करते आंसर आ जाएगा। तो ये जो आएगा बाबू ना, ये हम इसको बी मान लेंगे, और ये इधर ए है, ये इधर ये क्या आ जाएगा बाबू, आई आ जाएगा, तो यही आई बराबर बी ए है, यही आई बराबर बी ए है, ठीक है ना। और बी जो आप लोगों का है, ये कह रहा है कि इस प्रकार प्राप्त आव्यूह बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम होगा, है ना, ये जो बी है वो ए का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा, यानी कि ए इनवर्स बराबर बी, ठीक है। इसको मैं लिख दूंगा ऐसे, ए इनवर्स बराबर बी, और बी आया ही रहेगा यहाँ पे, बी आया ही रहेगा बन के, तो बी आपको यहाँ पे लिख दोगे तो ए इनवर्स बराबर बी हो जाएगा। बात समझ में आई, बोलो ठीक है? हाँ सर बिल्कुल ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो अब कह रहा है कि टिप्पणी उसी दशा में जब ए बराबर आई ए, चाहे ए बराबर ए आई, देखो दोनों चीज यहाँ पे लिख दिया है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, पर एक अधिक प्रारंभिक संक्रिया, है ना, प्रारंभिक पंक्ति स्तंभ संक्रियाओं के करने पर यदि बाएं पक्ष के आव्यूह ए की एक या अधिक पंक्तियों के सभी अवयव शून्य हो जाता है तो ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता। मतलब क्या कर रहा है, अगर मैं चेंज करता रहूं चेंज करता रहूं चेंज करता रहूं, चेंज करते 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 अगर इधर ये 0 0, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, है ना, तब फिर ये संभव नहीं है ए इनवर्स। बात समझ में आई ना, ए इनवर्स तब संभव नहीं है, ठीक है। तो इसको कहेगा कि आप लोगों को ये बोलेगा क्वेश्चन, जानते हो, देखो ये तो पहले ही पढ़ा दिया है कि बी आव्यूह ए का व्युत्क्रम है तो ए आव्यूह बी का व्युत्क्रम होता है, इसको पहले ही बता दिए। अब सुनो देखो, ये कह रहा है कि प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह इतना का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग, तो इसी को प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग कहते हैं, जो आप लोगों को पढ़ाया गया है, संक्रिया बताया गया, यही आप लोगों का प्रारंभिक संक्रिया का प्रयोग है, ठीक है। बात समझ में आई। अगर कहेगा कि अगर इसका अस्तित्व है तो प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा इसका मान ज्ञात कीजिए, ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक है, यदि इसका अस्तित्व है तो अस्तित्व ऐसे ही निकल, ऐसे ही पता चलता है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं, जब अगर ये 0 0 हो जाए, है ना, चेंज करते रहोगे चेंज करते रहोगे, चेंज करते करते पता चला कि ये 0 0 मिल गया, तो फिर अस्तित्व नहीं है। एक अस्तित्व और चेक करने का तरीका है ना, इसका क्या निकाल के, इसका मॉडुलस के टाइप निकाल के, मॉडुलस हम अस्तित्व चेक करने का ढंग बताए हैं पीछे, है ना, जब देखोगे तब तो इसका क्या किया जाता है बाबू, इसका डिटर्मिनेंट्स निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट्स निकाल के, है ना, ये तो मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स के जरिए इसको निकाल के इसका अस्तित्व चेक किया जाता है। नहीं तो आप ऐसे निकालोगे, अगर ऐसे 0 0 आ गया तो हम वहीं पे लिख देंगे कि इसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए इसका ए इनवर्स नहीं निकाला जा सकता है, खत्म।
खत्म बाबू, ठीक है। तो अब आप लोगों को इसका एग्जाम्पल बताना है। 17वां लेक्चर में हम लोग इसका एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल करेंगे, फिर इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा तो पीछे वाला वीडियो जरूर आप लोग पढ़ लीजिए। ये थोड़ा मैं मानता हूं कि थोड़ा सा हमको लग रहा है कि जल्दी जल्दी बताए हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है इसलिए पढ़ाने का मूड भी नहीं कर रहा है ना, इसलिए बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी, लेकिन हमको जहां तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा। और पीछे का जो भी लेक्चर बताएगा बहुत खतरनाक तरीके से बताएगा, एग्जाम्पल, कंसेप्ट, क्वेश्चन, सारा चीज एकदम डिटेल्स बताएगा, जाके देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। बात समझ में बाबू? तो अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो को दूर दूर तक आप जरूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। बात समझ में आए बाबू? और अपने बड़ों का ख्याल कीजिए, अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, ठीक है लल्ला, छोटों को प्यार दीजिए। बाय बाय सभी लोगों को।